हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने आपकी क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट किया था। मुझे लगता है कि आपने वो पुराना फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट जो था वो देख लिया होगा। तो थर्ड पार्ट में हम आ चुके थे स्टेट पार्टीज तक। स्टेट पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टीज का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन से प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहिए, कौन से चैलेंजेस वो फेस करते हैं। अगर उन चैलेंजेस को वो मिटा दे, खत्म कर दे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। So let us start our point. Challenges to political parties. Parties are most visible face of democracy. देखिए, लोगों को हमने पहले भी बात की थी, लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता है, लेकिन पार्टी के बारे में पता होता है। तो डेमोक्रेसी को लोग पार्टी के जरिए से देखते हैं। तो पार्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एक विजिबल फेस है डेमोक्रेसी का, है ना। पीपल ब्लेम एंड स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद पार्टीज। हमें डेमोक्रेसी में जो भी गलतियां दिखती है, उन गलतियों के लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? वी कंसिडर दैट पॉलिटिकल पार्टी इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल पार्ट फॉर टुडेज बैड कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने डेमोक्रेसी के ऊपर ब्लेम किया, सॉरी, पार्टी के ऊपर बहुत ब्लेम लगाए। हम सेटिस्फाई नहीं है पार्टीज से, पार्टीज के काम करने के तरीके से। तो हम क्यों नहीं सेटिस्फाई है? कौन से चैलेंजेस, कौन से प्रॉब्लम्स है जो पार्टी के अंदर है? तो पहला प्रॉब्लम है, पहला चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के सामने, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए, देश में तो डेमोक्रेसी है, देश में इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं, एमपी एमएलए इनको हम चुनते हैं। तो देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोगों को राइट्स है। लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है? क्या क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को में किसी सामान्य कार्यकर्ता को बोलने का अधिकार है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता जो होता है, उनका जो फॉलोवर होता है, क्या उसकी बात की कोई इम्पोर्टेंस, अहमियत है क्या? तो पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है, पार्टी के अंदर भी इक्वालिटी होना ज़रूरी है, पार्टी के अंदर भी लोगों को बोलने का अधिकार और उनके ओपिनियंस सुनने चाहिए। तो क्या सही में पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है क्या, वो देखना हमें ज़रूरी है। चलो देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा पार्टी के अंदर सारी पावर एक या दो नेताओं के हाथ में ही होती है। किसी भी मैक्सिमम बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम ले लीजिए, मेजर डिसीजंस कौन लेते हैं? पार्टी लीडर। तो अगर सारे डिसीजन पार्टी लीडर ही लेते हैं, तो फिर एक्टिव मेंबर्स या फॉलोअर्स की क्या जरूरत है? तो फिर ये जो आम जनता उस पार्टी को फॉलो करती है, इनका तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं दिखती है, क्योंकि सारे डिसीजन अगर टॉप लीडर लेंगे, देन देर इज नो डेमोक्रेसी। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑफिस में, जैसे कोई छोटा सा गांव है, वहां पर बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी का एक ऑफिस है, तो उसमें एक रजिस्टर होना चाहिए कि कौन उस पार्टी के लिए काम करता है, कौन उस पार्टी को बढ़ाने के लिए, उस पार्टी को फैलाने के लिए, रूरल एरियाज तक ले जाने के लिए काम करता है। इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी होनी चाहिए। जो वो पार्टी में काम करता है, उसी आदमी को आगे जाके एमपी एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी के पास ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है ना। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। पार्टी के अंदर भी मीटिंग्स होनी चाहिए, टाइम टू टाइम मीटिंग होनी चाहिए। क्या पार्टी की पॉलिसीज है, पार्टी में क्या क्या काम होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पे मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं होती। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। पार्टी के अंदर भी अलग अलग पोजीशंस के लिए इलेक्शंस होने चाहिए। पार्टी में पार्टी अध्यक्ष के लिए हो, सचिव के लिए हो, महासचिव के लिए हो, जिला अध्यक्ष के लिए हो, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पोजीशंस होती है पार्टी के अंदर। तो उसके लिए इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इलेक्शंस नहीं होते। पर्टिकुलर कैंडिडेट विल बी नॉमिनेटेड एंड देन ही विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय लीडर्स। लीडर्स ही उसका नाम सजेस्ट करते हैं और बाद में वही बोल देते हैं कि ये बन गया अब अध्यक्ष। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी, मतलब हम जैसे जो फॉलोअर्स है, हम जो उस पार्टी को ऑर्डिनरी मेंबर, हम कार्यकर्ता है किसी पार्टी के, तो ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। इनका कोई प्रभाव ही नहीं है, आम आदमी का उस पार्टी के अंदर कोई प्रभाव नहीं होता है। नो इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। हम जैसे लोग अगर कुछ बोलते भी है, आम जनता अगर कुछ बोलती भी है, तो पॉलिटिकल पार्टी में उनके शब्दों को कोई अहमियत या कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इन सारे पॉइंट से हमें पता चलता है कि देर इज नो डेमोक्रेसी इन पार्टी। देश के अंदर तो है, लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं दिखती है। सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी। पैरामाउंट मतलब सबसे ज्यादा पावर, एक दो नेताओं के पास ही ज्यादा पावर होती है। आप बीजेपी ले लो, कांग्रेस का एग्जाम्पल ले लो, समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल ले लो, जेडीयू ले लो, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद जी की पार्टी है,
अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पार्टी में मैक्सिमम पावर किसके पास होती है? एक या दो नेताओं के पास। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द पार्टी, और जो नेताओं के डिसीजन से डिसएग्री होते हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं और पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हैं। बहुत सारी जगह पे पार्टी चेंज करने वाले नेता हमें मिलेंगे। ओके, तो वो क्यों पार्टी चेंज करते हैं? क्योंकि पावर एक या दो नेताओं के पास है, बाकी नेता उनके डिसीजन से सहमत एग्री नहीं होते, इसलिए वो उस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे नाराज नेता होते हैं जो पार्टी छोड़ देते हैं। ओके, मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स द एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। देखो, हमें किसके लिए काम करना है? पार्टी के लिए, न कि किसी नेता के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं? नेता के लिए काम करते हैं। वो नेता के, अब ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन चापलूसी जैसे या फिर चमचेगिरी, तो ऐसा शब्द कभी कभी यूज करना पड़ता है। तो पार्टी के लिए हमें लॉयल होना चाहिए, पार्टी के प्रति हमारी ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग पार्टी के प्रति नहीं, पार्टी में जो नेता है उसके प्रति ईमानदारी दिखाते हैं ताकि वो नेता आगे जाके हमें टिकट दे दे। तो हमें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए, हमें किसी नेता के लिए काम नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है। वी शुड वर्क फॉर कंट्री, वी शुड लॉयल फॉर आवर कंट्री। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, पार्टी के लिए लोग लॉयल नहीं है, लोग किसके लिए काम करते हैं? नेता के लिए काम करते हैं। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी न होने के एग्जाम्पल है सारे के सारे। पार्टी के अंदर एक और प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसे हम नेपोटिज्म भी कहते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या? कि जो पार्टी का अध्यक्ष है, अगला अध्यक्ष उसी के बेटे को बनाया जाएगा। मीन्स अ सिंगल फैमिली इज हैविंग डोमिनेशन इन दैट पार्टी, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय सिंगल फैमिली। बहुत सारे हम पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं, आप शिवसेना में ले लीजिए, आप समाजवादी पार्टी में ले लीजिए, इवन कांग्रेस पार्टी में हम हमेशा आरोप लगाते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में लोग हमेशा ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हमेशा ब्लेम लगता है कि वो हमेशा गांधी परिवार को ही पार्टी के अध्यक्ष बनाते हैं, गांधी परिवार के सदस्यों को ही पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं। ऐसे आरोप लगते रहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। चलो देखते हैं व्हाट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ट्रांसपेरेंट। पार्टी एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पार्टी के अंदर क्या होता है, किसे अध्यक्ष बनाया जाता है, किस प्रकार से इलेक्शंस होती है, सारी चीजें आम जनता को पता होनी चाहिए। देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। बहुत मुश्किल है किसी आम आदमी को पार्टी का अध्यक्ष बनना। ऐसा रेयरली होगा किसी पार्टी में कि कोई एक आम कार्यकर्ता है जो पहले गांव में खेती करता था, बाद में पार्टी में शामिल हुआ, फिर एमपी एमएलए बना, फिर एमपी बना, और बाद में जाके वो केंद्रीय मंत्री बना, और फिर उसको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। बहुत मुश्किल है आम आदमी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना। सम आर क्लोज टू लीडर्स और इवन देयर फैमिली मेंबर्स। देखिए, पार्टी में जो लोग पार्टी के अध्यक्ष के नज़दीकी लोग होते हैं, उनकी फैमिली के नज़दीक के लोग होते हैं ना, हमेशा उनको ही बढ़ावा मिलता है। मतलब परिवारवाद इसे कहते हैं, परिवारवाद। हमेशा एक परिवार की ही चलती है किसी पार्टी में। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। टॉप पोजीशंस, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का उपाध्यक्ष, पार्टी के सचिव, महासचिव, ये सारे के सारे जो सीट्स है, ये सारी की सारी टॉप पोजीशंस हमेशा एक ही परिवार के लोगों को दे दी जाती है। मतलब उसी परिवार की चलती है उस पार्टी के अंदर। दिस इज अनफेयर एंड बैड फॉर डेमोक्रेसी। ओके, ये डेमोक्रेसी के लिए सही बात नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में ऐसा ही चलता रहा, देन दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट ओके। ऐसे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए तो कुछ लोग इलेक्शन हारते हैं। वो क्यों हारते हैं? जब उनको सोचने का मौका मिलता है तो उनको इन पॉइंट्स के ऊपर सोचना चाहिए। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑफ पावर। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं, जिनके पास सपोर्ट नहीं है, वो शायद कभी भी पार्टी की टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये है पहला चैलेंज, इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और परिवारवाद, डायनेस्टिक सक्सेशन। इसको मिटा देना चाहिए, इन दोनों प्रॉब्लम्स को मिटाना चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम है मनी एंड मसल पावर। जिनके पास पैसा है, जिनके पास क्रिमिनल्स का साथ है, वो इलेक्शन जीतते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है। ओके, स्पेशली इलेक्शंस के वक्त पैसों का यूज बहुत ज्यादा होता है, डराते हैं, धमकियां देते हैं लोगों को। तो इसे कहते हैं मसल पावर, क्रिमिनल्स कनेक्शंस। ओके, तो लोग क्या करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए? देखिए, फॉर विनिंग इलेक्शंस दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन। शॉर्टकट क्या है? पैसे बांटना, पैसे नहीं तो वस्तु बांटना, या फिर क्रिमिनल्स का साथ लेना, क्रिमिनल्स के थ्रू अपोजिशन के लीडर को डराना, उसको टिकट या फिर उसको फॉर्म पीछे लेने के लिए कहना, उसको अपना नाम कैंसिल करवाने के लिए कहना। इस तरह से डराने धमकाने का काम होता है। तो मसल पावर मतलब क्रिमिनल कनेक्शंस। और मनी तो सबको पता ही, पैसे बांट कर लोगों को खरीदना, और लोग भी पैसे ले लेते हैं। दे टेंड टू नॉमिनेट रीच कैंडिडेट्स। बहुत सारी पार्टी हमेशा अमीरों को टिकट देती है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो जब चाहे तब पैसे खर्च कर सकते हैं, है ना।
Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. अमीर लोग जो पार्टी में पैसा देते हैं, बाद में जो आदमी जीतेगा वो उस अमीर आदमी की ही सुनेगा। अगर कोई बड़ी सी कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री अगर बीजेपी या कांग्रेस को पैसे देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो बीजेपी कांग्रेस में से कोई भी जीत जाए, तो बीजेपी अगर जीत गई तो उस इंडस्ट्री के लिए काम करेगी, उस इंडस्ट्री का प्रभाव उस पार्टी पे चलेगा। तो ये जिनसे पैसे लेते हैं ना उनकी बात सुनते हैं, ऐसा आरोप लगता है। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। बहुत सारी जगह पे क्रिमिनल्स को भी टिकट दिया है, उनके ऊपर वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ हुआ वो अलग बात है, वो जेल में है, फिर भी उनको टिकट मिल गया और वो जीत भी गए। जिन लोगों ने किसी को मारा होगा उनको भी टिकट मिला और वो भी जीत गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अमीरी और क्रिमिनल कनेक्शंस वालों को टिकट देंगे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब देखिए हर पार्टी की अपनी खुद की विशेषता होती है, हर एक पार्टी अपनी खुद की आइडियोलॉजी लेके चलती है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में डिफरेंस है, एक तरफ अगर हम कांग्रेस को रखें और एक तरफ बीजेपी को रखें तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां एक जैसी काम करें तो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं हमारे पास, बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी। अगर हम ब्रिटेन का भी एग्जाम्पल लेंगे तो भी पता चलेगा, है ना। पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि हम आम जनता के लिए देश सरकार चलाएंगे। वो जो बेनिफिट्स होते हैं सरकार की तरफ से मिलने वाले वो नहीं लेते, वो आम आदमी की तरह रहते हैं। तो ये उनकी आइडियोलॉजी है जिससे वो बाकी पार्टियों से अलग दिखते हैं। अगर आम आदमी पार्टी जैसा ही बीजेपी करेगी तो कि हम भी महंगी गाड़ियों में नहीं रहेंगे, हम भी महंगे बंगले नहीं लेंगे, तो वो भी आम आदमी की पार्टी की तरह दिखेंगे, मतलब दोनों पार्टी एक जैसी हो जाएगी, नो चॉइस, है ना। तो पार्टी के अंदर आइडियोलॉजी अलग अलग होनी चाहिए, और अगर सारी पार्टियां एक जैसी हो गई तो फिर हमारे सामने कोई चॉइस नहीं बचती है। वैसे बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि सारी पार्टियां करप्टेड है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्टेड है मींस वी डोंट हैव चॉइस, ऑल पार्टीज आर सेम, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, ये आ जा रहा है। पहले जब पार्टी बनती है ना शुरुआती दिनों में, तब वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, हम अपना काम करेंगे बस, ऐसी स्ट्रिक्ट चलती है। लेकिन बाद में वो पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह हो जाती है। डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज। आजकल पार्टियों के अंदर जो डिफरेंसेस है ना वो खत्म हो रहे हैं। सारी पार्टियां कहते हैं कि हम प्योर है, मतलब सब एक जैसी है। सारी पार्टियां ये कहती है कि दूसरी पार्टी करप्टेड है। तो इससे हमें पता नहीं चलता कि डिफरेंसेस क्या है, सारी पार्टी जैसी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन। अब लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ये दो मेन पार्टी है ब्रिटेन की, ये दोनों एक जैसी लगती है। तो अगर दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी एक जैसी हो जाएगी, दोनों पार्टी एक तरीके से सोचेगी, एक जैसा ही काम करेगी, इसका मतलब देर इज नो चॉइस, लोगों के सामने तो कोई चॉइस ही नहीं है, दोनों पार्टी एक जैसी है, सिर्फ नाम अलग है। They agree on more fundamental aspects but differ only in detail on how policies are to be framed and implemented. देखिए दोनों की दोनों पार्टी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो मेन चीजें ना उस पर एक जैसी है, जब डिटेल में ढूंढते हैं तब उस पार्टी में छोटे छोटे डिफरेंसेस दिखते हैं, अदरवाइज बोथ द पार्टीज आर सेम। तो अगर इंडिया में 500 पॉलिटिकल पार्टी है, 700 है, 750, सारी पार्टी अगर एक जैसा काम करेगी, सारी पार्टियों का सोचने का तरीका एक ही होगा, तो फिर 750 पार्टी होने का क्या फायदा है। सोचती एक जैसी है, काम करते एक जैसे है, अलग अलग एंगल से काम करना चाहिए, हर तबके के लोगों के लिए काम करना चाहिए, तब उन पार्टियों में डिफरेंसेस दिखता है। लेकिन यहाँ पे सारी पार्टी एक जैसी हो गई। इन आर कंट्री टू द डिफरेंसेस अमंग ऑल मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। पहले देखिए बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग थी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग थी, अब सारी पार्टियों की आइडियोलॉजी एक ही बन चुकी है। इसलिए हमें इनके अंदर डिफरेंसेस नहीं दिखते, स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर उनमें कोई डिफरेंस दिखता नहीं है। ऐसी कोई पॉलिसी वो लेके नहीं आते जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हट जाए, गरीबी हटे, लोगों को काम मिले, बिजनेसेस को बढ़ावा बढ़ावा मिले, किसानों को बढ़ावा मिले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। ऐसी कोई अलग पॉलिसीज नहीं लाते, सबकी पॉलिसी एक जैसी दिखती है। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। अब लोगों के सामने तो सब एक जैसी हो गए तो कोई अलग ऑप्शन दिखता नहीं है। ओके, people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another। ये देखिए ये बहुत ही डेंजरस पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। हम ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है या बीजेपी अच्छी है, लेकिन ये लोग कौन है, ये कांग्रेस में से या तो बीजेपी जाते हैं, बीजेपी में से या तो कांग्रेस में आते हैं, या तो समाजवादी पार्टी में से बहुजन समाजवादी पार्टी में जाते हैं, या तो बहुजन समाजवादी पार्टी में से समाजवादी में जाते हैं। तो किसी पार्टी को हम बेटर बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये एक दूसरे पार्टी में से घूमते रहते, नेता इधर उधर आते जाते रहते। इसका मतलब पार्टियों के अंदर कोई अब डिफरेंस बचा नहीं है। इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, पार्टी को अपनी एक आइडियोलॉजी लेके चलना पड़ेगा, उनको हर पार्टी से अपने आप को एक अलग साबित करना पड़ेगा, तब जाके लोग उनको टिकट या पसंद करेंगे। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स ये जो हमने पीछे वाले क्लिप में देखा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, ये प्रॉब्लम है।
मनी एंड मसल पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, पार्टियों के अंदर कोई अब अंतर नहीं बचा, ये प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को अगर हटाना है, पार्टी को अपने आप को अगर सुधारना है, तो कैसे सुधारे? इसलिए हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, वो अपने आप को कैसे सुधारे? तो कुछ रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स, कुछ रिसेंट नए नए सजेशंस दिए गए, कुछ एफर्ट्स किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उनको हमें देखना है कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि पार्टी सुधर जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला रिफॉर्म मेजर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें डिफेक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन मतलब सिंपल, पार्टी चेंज करना। अगर कोई आदमी एमपी एमएलए बन जाता है, जीत जाता है, जीतने के बाद वो पार्टी चेंज करता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उसको रोकने के लिए जो लॉ बनाया गया, उसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो डिफेक्शन मीन्स टू चेंज द पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन? टू चेंज द पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्टी चेंज करता है, वो डिफेक्शन है। तो इस डिफेक्शन को कम करने के लिए लॉ बनाया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या है इसमें, चलो देखते हैं। किसकी तरफ से? द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से लॉ बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ बनाया गया। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। बहुत सारे एमएलए एमपी इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ आ चुका है ना। इस वजह से पार्टी अब सुधर रही है। Many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash reward. Why people are changing party? Because they think that if I enter into BJP or if I enter into particular party, I will get position of minister or I will get money, cash reward. पैसे के लिए या मिनिस्टर बनने के लिए वो पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी चेंज करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों ने पार्टी के नाम पे वोट दिया, लोगों का विश्वास है उनके ऊपर, और वही पार्टी चेंज कर लेंगे, तो दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो डिफेक्शन मतलब पार्टी चेंज करना, उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ। सो नाउ द लॉ सेज, अब ये रूल बनाया गया, लॉ बनाया गया, ये क्या कहता है? इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, अगर कोई एमपी एमएलए पार्टी चेंज करता है, तो क्या होगा? ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। उनको अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ेगा, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और खाली हाथ दूसरी पार्टी में जाना पड़ेगा। अब वो दूसरी पार्टी वाले भी क्यों लेंगे? जो आदमी खाली हाथ आ रहा है उसको थोड़ी लेंगे वो। तो ये तो अच्छा रूल बन गया ना। अब कोई भी आदमी जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद आदमी एमपी एमएलए बनता है। लोग पूरी जीवन भर की पूंजी लगा देते, पूरा जीवन लगा देते, तब एमएलए एमपी बनते हैं। और एमएलए एमपी बनने के बाद कोई रिजाइन करके पार्टी चेंज नहीं करेगा फिर, तो ये अच्छी बात हो गई। तो कोई अगर पार्टी चेंज करता है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जाने दो, अब ये बहुत मुश्किल है, मैं पार्टी चेंज नहीं करूंगा। एमपीज एंड एमएलएज हैव टू एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। कभी कभी एमपी एमएलए नाराज भी हो जाते हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने नेताओं के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, है ना। तो ये है पहला सजेशन, पहला रूल, लॉ बना दिया गया डिफेक्शन रोकने के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बहुत ही कंपलसरी कर दी है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के नाम से। व्हाट इज दैट मैंडेटरी पार्ट? इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट, जो भी आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके लिए उन्होंने कंपलसरी कर दिया। क्या कंपलसरी कर दिया? हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट। जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी। क्या लिखेगा उसमें? वो लिखेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है क्या। इससे हमें पता चल जाएगा कि पार्टी लड़ने वाला आदमी अच्छा है कि बुरा है। तो ये भी मैंडेटरी कर दिया है। हर आदमी को एक एफिडेविट, एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें वो लिखेगा कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, ज़मीन कितनी है, गोल्ड कितना है, इवन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखते हैं। उसके साथ साथ उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है क्या। तो मैक्सिमम लोग तो नो लिखते हैं, क्योंकि सक्सेस भी नहीं हो पाता, कभी कभी वो केस साबित भी नहीं हो पाती। अ न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। अब ये एफिडेविट की वजह से आम जनता को पता चल गया कि इस आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी करोड़पति है, इसने कोई क्रिमिनल केस की है, इतना पढ़ा लिखा है। तो इस एफिडेविट की वजह से फायदा क्या हुआ? आम जनता को पता चल गया कि व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट दे आर हैविंग। लेकिन देखिए, जब वो फॉर्म भरता है, एफिडेविट भरता है, तो उस एफिडेविट में लिखा हुआ सही है कि गलत है, कौन चेक करेगा? कोई नहीं। बट देर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज ट्रू। उसने एफिडेविट तो लिख दिया, फॉर्म में तो लिख दिया कि मेरे पास एक कार है, 2 एकड़ जमीन है और एक घर है, बट हु विल चेक इट? देर इज नो सिस्टम टू चेक दिस। इसलिए ये पॉइंट भी इतना सक्सेसफुल नहीं लगता है अच्छा कि उनको लिखना चाहिए, लेकिन अगर कोई चेक करने वाला ही नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं उसका। तीसरा मेन पार्ट है पार्टी को सुधारने के लिए, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है।
क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सजेस्ट किया है कि उनको रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करने चाहिए पार्टी के अंदर। देश में तो इलेक्शन होते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी अलग अलग इलेक्शंस कंडक्ट होनी चाहिए। देखिए, टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, उनको पॉलिटिकल पार्टी को कंपलसरी कर दिया कि आप भी अपने पार्टी के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करें और आप इनकम टैक्स देते हो कि नहीं देते हो उसका भी प्रूफ दे, क्योंकि पता तो चले कि जो इलेक्शन लड़ रहा है वो देश के लिए प्रति कितना लॉयल है, कितना ईमानदार है, क्या वो टैक्स देता है कि नहीं देता है। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, पार्टी ने ऐसा शुरू भी कर दिया। अब वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन भी कंडक्ट करते हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। समटाइम्स इट इज़ मोर मेयर फॉर्मेलिटी, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, दिखावा है कि हमने किया है। सही में वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं कि नहीं पता नहीं, टैक्स कितना चुराते हैं समझ में नहीं आता। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। इनका ये सुधार करने से डेमोक्रेसी में बहुत बहुत बड़ा सुधार आया ऐसा कुछ है नहीं। ईमानदारी से काम होना चाहिए, पॉजिटिविटी उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इनकम टैक्स ईमानदारी से देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ दिखावा करेंगे इलेक्शन का, अगर इनकम टैक्स भरने का सिर्फ दिखावा करेंगे तो इससे डेमोक्रेसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो उनको पॉजिटिवली ये काम करना चाहिए, तो देश का बहुत अच्छी तरह से फायदा होगा। तो ये 3 मेन सजेशंस है, 3 मेन इंपॉर्टेंट लॉ बना दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ओके, अब इनके अलावा और भी बहुत सारे सजेशंस है जो लोगों ने दिए हैं। देखिए, बिसाइड्स दीज मेनी अदर सजेशंस आर देयर फॉर व्हाट दैट पार्टी शुड रिफॉर्म, उस पार्टी को अपने आप को सुधारना चाहिए। तो क्या है अदर सजेशंस, देखते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट सजेशन है इंटरनल अफेयर्स, हर एक पार्टी को अपने आंतरिक मामलों को सुधारना चाहिए। आंतरिक मामले कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। लोगों का ऐसा कहना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें वो लिखे कि कौन पार्टी का मेंबर है, कौन पार्टी ऑफिस में आता है, कौन अपनी पार्टी के लिए काम करता है, ये सब उसमें लिखा होना चाहिए। टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स रेगुलेशंस। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, पार्टी के अंदर एक अथॉरिटी होनी चाहिए। टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, पार्टी में कभी कभी अनबन हो जाती है तो उस डिस्प्यूट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो कोई पर्टिकुलर जज होना चाहिए, कोई 1-2 लोगों की कमिटी होनी चाहिए। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, पार्टी में जो पोजीशंस होती है ना, अलग अलग सचिव, महासचिव, जो भी अध्यक्ष, लीडर वगैरह वगैरह, उन पोजीशंस के लिए पर्टिकुलर इलेक्शन होना चाहिए। तो ये अगर हो गया तो पार्टी सुधर जाएगी, लोगों का उस पार्टी पे विश्वास बढ़ जाएगा, है ना। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, औरतों के लिए है कि हर एक पार्टी औरतों को टिकट दे। देखिए क्या है, इट शुड मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, औरतों को टिकट देने चाहिए। देखिए, लोकसभा में और विधानसभा में औरतों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ना, वो रिजर्वेशन मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट तो दे, इलेक्शन लड़ने का मौका तो दे। तो हमारा ये फिफ्थ पॉइंट बन जाता है 1/3 टिकट्स। ओके, रिमेंबर, नॉट सीट, इट इज टिकट। टिकट मतलब इलेक्शन लड़ने की परमिशन उस पार्टी की तरफ से। तो औरतों को टिकट मिलना चाहिए। जनरली बहुत सारे नेता, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी देती है, लेकिन 1/3 नहीं। अगर लोकसभा का इलेक्शन 543 सीट पे होता है तो बीजेपी अगर सारे सीट्स पे इलेक्शन लड़ती है तो 543 के 1/3 बहुत हो जाता है। 170 से लेकर 180 टिकट्स मिलने चाहिए औरतों को। अगर बीजेपी 180 औरतों को टिकट देगी, कांग्रेस 180 को टिकट देगी, तो ऐसे औरतों का प्रोपोर्शन अपनी इंडिया की पार्लियामेंट में बढ़ेगा। तो ये भी करना चाहिए। सिमिलरली, देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, पार्टी के जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, उसमें भी औरतों को शामिल करना चाहिए, डिसीजन लेने वाली बॉडी में। जैसे बीजेपी के डिसीजन अगर मोदी जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, ये लोग लेते हैं, तो उसमें लेडी जो उनके पॉलिटिशियंस है उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी डिसीजन बॉडी में शामिल हो, वो भी उनकी पार्टी के लिए और देश के लिए बड़े बड़े डिसीजन ले। तो ये हो गया 1/3 टिकट्स फॉर वुमेन। ओके, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग। अब ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आता है, यहाँ पे ऐसा कहा है कि सरकार पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे इलेक्शन लड़ने के लिए। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, वो हमारा ही है, देश की जनता टैक्स देती है। वो पैसा अगर पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के लिए देंगे तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी उन पैसों को सही तरीके से यूज करेगी, करती है कि नहीं करती, कौन चेक करेगा, कोई नहीं चेक करेगा। तो ये पॉइंट थोड़ा गलत लगता है, बट इट इज मेंशन, लेट अस सी। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी, सरकार पार्टीज को पैसे दे, टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, पार्टी को इलेक्शन के लिए जो पैसे लगते हैं उसके लिए सरकार उनको पैसे दे। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, अगर पैसे नहीं दे सकते तो कोई वस्तु दे, क्या दे, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, इस इन तरीके से उनको मदद करे। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय पार्टीज इन लास्ट इलेक्शन। जैसे
समाजवादी पार्टी को पिछले इलेक्शन में कितने सीट मिले, कितने वोट मिले, 10%, 6%, 11%, तो जितने वोट मिले उस हिसाब से उनको पैसे दे। ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देंगे तो वो यूज़ करेगी नहीं करेगी कौन चेक करेगा? वो तो खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पैसे। लेकिन फिर भी एक और सजेशन दिया है लोगों की तरफ से है कि पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कमिटीज़ ने सजेशन दिया है कि सरकार पार्टियों को पैसे दे या तो उनको पेट्रोल पेपर इलेक्शन लड़ने के लिए। कुछ छोटी पार्टियां जो होती है ना उनके लिए पॉइंट सही है। जो छोटी पार्टी सही में ईमानदार है, काम करना चाहती है, उनके लिए सही है कि उनको पैसा मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, बट नॉट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा मेरा ओपिनियन है। इनके अलावा और भी 2 सजेशन है जो लोगों के द्वारा और दिए गए। देयर आर 2 अदर सजेशंस, देखते कौन से है। 1, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वो पार्टी अपने आप को सुधारे। लोगों को ऐसा प्रेशर डालना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव डालना चाहिए। कैसे डालेंगे दबाव? पिटीशंस, पब्लिसिटी एंड एगिटेशंस, उनको चिट्ठी लिखेंगे, रैली निकालेंगे, हड़ताल वगैरह, कोई ना कोई तरीका ऐसा यूज़ करेंगे जिसमें देश का नुकसान ना हो। ऐसे तरीके यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव डालेंगे ताकि वो पार्टी अपने अंदर सुधार करे। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एंड मीडिया। कौन डालेगा प्रेशर? आम जनता। प्रेशर ग्रुप, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप है अपनी इंडिया में। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट ग्रुप है, एबीवीपी जैसा ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। मूवमेंट ग्रुप्स भी है, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप में डिफरेंस होता है। ओके। एंड मीडिया, मीडिया के द्वारा भी पॉलिटिकल पार्टी पे अगर दबाव डाला जाए तो वो पार्टी अपने आप को सुधार सकती है, लेकिन मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने में लग जाती है। ओके, सो दिस 4 important parts can play an important role in this। ये लोग प्रेशर डाल सकते हैं। If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, अगर पॉलिटिकल पार्टी को पता चला कि अगर हमने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो फिर वो सही में सीरियस हो जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए आम जनता का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, हम उनके ऊपर प्रेशर डालें। तो ये पॉइंट बनता है टू पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। इनके अलावा एक और पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉइंट बहुत ही पॉजिटिव लगता है मुझे। जिस आदमी को लगता है कि पार्टी सुधरनी चाहिए, उस आदमी को खुद पॉलिटिकल पार्टी में चले जाना चाहिए और उस पार्टी को सुधारना चाहिए, है ना? कितना अच्छा पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस, जिनको लगता है कि पार्टी सुधरनी चाहिए, उनको पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे मुझे अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सुधरना चाहिए तो मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करूं और ऐसा कुछ काम करूं कि वो पार्टी सुधरने पे मजबूर हो जाए, उस पार्टी में अच्छे अच्छे सुधार आ जाए। हम ये नहीं कहते कि वो पार्टी बिगड़ चुकी है, उनके अंदर जो कमियां हैं वो हट जाए, है ना? तो अगर आम आदमी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी भी बढ़ेगी। देखिए, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को क्यों बेटर माना जाता है? क्योंकि उसमें आम आदमी का हिस्सा है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन हाउ द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कितने मात्रा में लोग उसमें शामिल है, कितनी मात्रा में लोग उस पार्टी में शामिल है, इस पे उस डेमोक्रेसी में कितनी मात्रा में लोग शामिल है। क्या सारे लोग डेमोक्रेसी में हिस्सा लेते हैं? इस पे पता चलता है कि वो डेमोक्रेसी अच्छी है कि नहीं है, उस पर डेमोक्रेसी की क्वालिटी डिपेंड होती है ना? तो यहाँ पर अपना क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी खत्म होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।